अस्सलाम वालेकुम जी, रिज़वान राव। आज की वीडियो है जी एग्ज़ाम 2024 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्शन ऑफिसर्स इन ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। ये इम्तिहान इस साल होने जा रहे हैं। बहुत से लोग अप्लाई कर चुके हैं। मेरे पास तकरीबन कोई दर्जन भर मैसेज आए कि जी हमें एडवाइस कीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंप्लीट इसकी वीडियो बना लूँ। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पूरा सिलेबस, इस इम्तिहान का इंट्रोडक्शन, इसमें कौन-कौन से पेपर्स होते हैं, इसको अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस लिमिटेड टाइम में जो आपको मिला है इसकी तैयारी के लिए आपको कौन-सा प्लान इख्तियार करना चाहिए, कहाँ-कहाँ आपको मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं, अगर आप किसी के ज़रिए या किसी की मदद ज़रूरी है तो किस तरह आपको मदद लेनी चाहिए। ये कंप्लीट सेशन होगा और मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। चलें चलते हैं जी। आप ने इसका सिलेबस ज़रूर देखा होगा, थोड़ा-सा पहले हम सिलेबस इसका डिस्कस कर लें। ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था, सबसे पहले एक एसआरओ आया था। उस एसआरओ को इश्यू करने की बेसिस सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था, जैसा कि आप जानते होंगे। ये इम्तिहान देने के अहल वो लोग हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर डेपुटेशन पे 3 इयर्स या 3 साल से ज़्यादा हैं। अब क्योंकि मैं भी मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ में काम करता रहा हूँ, तो मेरे तजर्बे में भी ये बात आई है कि बहुत से सूबों से लोग आए होते हैं और उनके अलग-अलग मसाइल होते हैं, फिर वो सेटल हो जाते हैं और फिर जब सेटल हो जाते हैं तो लेकिन उनका स्टेटस क्लियर नहीं होता। वो एक कैडर यानी ओएमजी का हिस्सा नहीं होते, जिसकी वजह से अदरवाइज़ भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। जब मैं पावर डिवीज़न में था तो मेरे साथ एक साहब थे, वो कहीं बलूचिस्तान से आए थे और वो सब कुछ जब वो सेटल हो गया था तो उन्हें बस इस चीज़ का ही डर लगा रहता था कहीं मुझे वापस ना भेज दें। बच्चे भी उन्होंने एडमिशन करा दिए थे, फैमिलीज़ भी सेटल हो चुकी थी। तो फिर आप लोगों में से बहुत से लोगों ने एक अच्छा कदम उठाया और आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और फिर आपके पास इस चीज़ का आपको ऑप्शन दिया गया कि आप पेपर दें और ओएमजी के अंदर आप मर्ज हो जाएँ। ये ग्रेड 17 में भी मर्ज होते हैं और ग्रेड 18 में भी होते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा-सा अपना तारुफ़ करा दूँ, मेरा नाम रिज़वान राव है और मैं ओएमजी का पार्ट हूँ। मैंने सोप 2016 क्लियर किया, उससे पहले मैंने सीएसएस भी क्लियर किया था लेकिन मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी। इसके अलावा मैं टीचिंग से कोई 1 दहाई से ज़्यादा अरसा मुझे हो गया है कि मैं सीएसएस, पीएमएस या ये सोप के स्टूडेंट्स को रहनुमाई फ़राहम करता हूँ। जब मैं अपने ज़माने तालिब इल्मी में था तब भी मैं इस तरह अपने पढ़ाने का शौक को मुकम्मल किया करता था। कॉलेज लेवल पे भी मैंने पढ़ाया और विज़िटिंग फैकल्टी के लेवल पे भी मैंने पढ़ाया। अब हम आते हैं अपनी फ़ॉर्मल गुफ्तगू की तरफ। अगर आप सीरियस हो तो आपके पास कॉपी पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप ये चीज़ें नोट कर लो या आप मोबाइल में नोट करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। बेहतर यही रहेगा कि आप इसको अहम पॉइंट्स को कॉपी पे नोट कर लें क्योंकि आपके पास जो वक़्त है, वो वक़्त है सिर्फ़ 2 महीने का। उम्मीद है कि एग्ज़ाम डिले हो जाएँगे लेकिन अभी ये बात किसी भी किस्म के वसूख के साथ नहीं कही जा सकती। आपने ये इम्तिहान है जो इसके टाइम पीरियड के मुताबिक ही तैयारी करनी है। अच्छा, ये रिटन एग्ज़ाम 550 स्कोर का होता है, सोप का भी 550 स्कोर का होता है, थोड़ा-सा फ़र्क है जो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा कि इसके अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो अब हम चलते हैं जनाब इसके सिलेबस की तरफ। 550 का जी इसका रिटन एग्ज़ाम है, 200 का इसका इंटरव्यू का पार्ट है। इसमें बड़े थोड़े से लोग अप्लाई करते हैं और इसका रिज़ल्ट भी अभी तक अच्छा आता रहा है। पिछले टेन्योर के अंदर 2-3 साहिबान मुशावरत करते रहे हैं। वैसे आप लोग खुद भी क्योंकि 17-18 में आपने काम किया होता है तो आपका एक्सपोज़र और आपकी कम्प्रीहेंशन जो कम्प्रीहेंड करने की सलाहियत है, अंडरस्टैंड करने की, वो सबसे ज़्यादा आम लोगों से ज़्यादा, सौंफ के लोगों से ज़्यादा होती है। आपका सबसे पहले पेपर होगा जी एस्से का 50 मार्क्स का पेपर होगा 2 घंटे का। सेकंड पेपर आपका इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोज़िशन है, 100 मार्क्स का ये पेपर 3 घंटे का है। इसके अंदर कम्प्रीहेंशन 30 मार्क्स की है और ग्रामर 40 मार्क्स की है। पेपर 3 पे आ जाते हैं इस्लामियात 100 मार्क्स का है। सोप के अंदर ये 30 नंबर का इसका पार्ट आता है। पेपर 4 में पाकिस्तान अफ़ेयर्स है 100 मार्क्स का है। पेपर 5 में करंट अफ़ेयर्स है 100 मार्क्स का है और पेपर 6 में स्पेशलाइज़्ड पेपर फॉर ऑफ़िस मैनेजमेंट ग्रुप ग्रुप 100 मार्क्स का है। तो जनाब ये आपके पेपर हैं। इसका जो स्कोप है वो सोप से थोड़ा-सा लिमिटेड है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास पूरे-पूरे पेपर 100-100 स्कोर के हैं। सोप के अंदर जो सोप रेगुलर है आई मीन उसके अंदर इस्लामियात जो होती है वो 30% की होती है, पाकिस्तान अफ़ेयर्स और इस तरह करंट अफ़ेयर्स होता है। अब हम सबसे पहले करते हैं जी एसए से स्टार्ट। अच्छा, आप लोग ना इंतहाई पढ़े-लिखे हैं, मेरे सीनियर मेरे कोलीग हैं, लेकिन ना हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि जिस वक़्त हम थोड़ा-सा एजिंग करते हैं
और फिर एक ऑफ़िस में रूटीन का काम करते हैं तो दोबारा किताबें खोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये सिर्फ़ मुश्किल एक साइकोलॉजिकल बर्डन है, एक तरफ तो हम रूटीन की लाइफ़ से तंग आए होते हैं और जब हमें इस तरह की कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो हम उसे अपॉर्च्युनिटी को कैश या गेन करने की कोशिश नहीं करते। हालाँकि आप 3-4 दिन आपको थोड़ी-सी उकताहट होगी लेकिन एक ऑब्जेक्टिव के तहत करेंगे या एक खुशदिली के साथ करेंगे कि आपको एक डेड एंड करियर से बाहर निकलने का मौका मिला है तो आपके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले हम आते हैं एसे की तरफ। एसे आपका 50 स्कोर का आएगा, सो रेगुलर में 50 का आता है, तो ये सीएसएस की तरह इसे आप मुश्किल और पेचीदा ना बनाइएगा। एसे को लोग अमूमन पेचीदा समझते हैं। एसे बड़ी एक ऐसी सिन्फ़ है जैसे आपकी बाकी राइटिंग की स्टाइल है, मसलन लेटर राइटिंग है, आपका ब्लॉग राइटिंग है, आपके जर्नलिज़्म है, अब वो उन चीज़ों का एक ख़ास स्टाइल होता है। एसे का ख़ास स्टाइल इस तरह है कि एसे आपने इनडायरेक्ट स्टाइल में लिखना है, इनडायरेक्ट से मुराद आपने पैसिव वॉइस इसमें ज़्यादा यूज़ करना है और आपने इसके अंदर वो चीज़ें देनी हैं, वो मटेरियल देना है जो रिपीटेड ना हो, जो ज़ुबान ज़द-ए-आम ना हो, जो कहीं से कॉपी ना किया हो। तो एग्ज़ामिनर ये फ़ौरन पहचान लेता है कि जी ये कॉपीड मटेरियल है या आपने खुद लिखा हुआ है। तो एसे के अंदर आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वोकैब्युलरी की आपको ज़रूरत नहीं है और आप जो है इसको आप अपने लफ्ज़ों में जितना ज़्यादा लिखेंगे, जो चीज़ आपने खुद समझी है उस तरह लिखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ये बरसों पहले की बात है, एक मुझे बड़े साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो एस्से है वो जग-बीती नहीं है बल्कि हड-बीती होनी चाहिए। हड-बीती से मुराद कोई ऑटोबायोग्राफ़ी नहीं, हड-बीती से मुराद ये है कि जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, उसके ऊपर आप खुद से क्या सोचते हो। उसको कभी भी आपने अपनी सोच को फ़ुलिश नहीं समझना। कोई भी एस्से आपके पास आता है, मैं अभी आपको टेक्नीक भी बताता हूँ, आपने उस तरह लिखने की कोशिश करनी है। ऐसे में आपको 6 टॉपिक दिए जाएँगे, 6 टॉपिक में आपने 1 चूज़ करना है। एक टॉपिक जो होगा, वो टॉपिक आपने ऐसा चूज़ करना है जो जनरल सा हो, सोशल इश्यू हो, जिस पे आप कुछ लिख सकें। कुछ फिलॉसफिकल टॉपिक्स होंगे, कुछ पॉलिटिकल होंगे, कुछ इकोनॉमिकल होंगे, तो ज़्यादातर कलम उस पे उठाना है जो सोशल हो। एक अच्छी-सी आउटलाइन देनी है, आउटलाइन जितनी शॉर्ट हो उतना ज़्यादा बेहतर है और आउटलाइन देने के बाद आपने ऐसे पैराग्राफ में लिख देना है। ऐसे की सबसे अच्छी लिखने का स्टाइल ये होता है कि 1.1 पैराग्राफ की अगर आप पॉलिसी बनाएँगे तो आपका ऐसे बहुत अच्छा जाएगा। ऐसे के अंदर हेडिंग्स नहीं होती। ऐसे पे आप थोड़ी देर बाद भी बात करते हैं, सेकंड पेपर की तरफ जाते हैं, 100 स्कोर का पेपर है, उसमें प्रेसी राइटिंग आती है, उसमें कम्प्रीहेंशन है, ग्रामर, वोकैब्युलरी एंड ट्रांसलेशन है। जो प्रेसी राइटिंग है, मैं बाकी वीडियोज़ में भी आपको सोप की वीडियो से भी आप उठा सकते हो, मेरे सीएसएस पे भी मैंने प्रेसी की वीडियोज़ बनाई है, उससे भी कर सकते हो। प्रेसी को उर्दू में हम तलख़ीस कहते हैं। तलख़ीस का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है, उसको समराइज़ से ज़्यादा आपने उसकी जो टोन है समरी की, वो थोड़ी-सी लेंथी हो सकती है, लेकिन प्रेसी की टोन समरी से भी छोटी होगी। आप जैसे समरी फॉर द प्राइम मिनिस्टर भेजते हो या समरी फॉर द प्रेज़िडेंट भेजते हो, तो उसकी जो टोन होती है, उसी तरह की टोन आपने प्रेसी की रखनी है। आपको कोई भी अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, वो पैसेज कोई सोशल इश्यू पे भी हो सकता है, कोई आपका ट्रैवल लॉग भी हो सकता है, कोई न्यूज़ पीस ऑफ न्यूज़ भी हो सकती है, कोई हिस्ट्री से भी हो सकता है, कोई इकोनॉमिक्स से भी हो सकता है। जो भी आपके पास होगा, आपने उसको 1/3 लिखना है, यानी अगर 100 वर्ड्स हैं, तो आपकी प्रेसी आइडियली 33 वर्ड्स में होनी चाहिए। इसमें 5 लेटर्स की आपको एग्ज़ामिनर गुंजाइश देता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देता। अब आपने जो भी प्रेसी करनी है वो हमेशा थर्ड पर्सन में करनी है, आई का प्रोनाउन बिल्कुल यूज़ नहीं करना और प्रेसी आपने हमेशा अपनी लैंग्वेज में करनी है। इसका मकसद ही ये है कि एग्ज़ामिनर देखना चाहता है कि जो कैंडिडेट है, उसकी फ़ॉरेन लैंग्वेज पे इतनी ग्रिप है कि वो कोई चीज़ पढ़े, उसको अपने लफ्ज़ों में रिप्रोड्यूस कर भी सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के इसका पार्ट है प्रेसिएंट कंपोज़िशन का। जो कॉम्प्रिहेंशन है उसके अंदर भी इसी तरह का पैसेज जैसे प्रेसी में दिया जाता है, इसमें दिया जाता है, लेकिन उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस का आपने जवाब देना है। उन क्वेश्चंस का आपने जो जवाब देना है वो आपने कोशिश ये करनी है कि 50% आप पैराग्राफ से लेंगे और 50% आप खुद अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो, उस टेंस में आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है। फिर हमारे पास ग्रामर है, वोकैब्युलरी है, ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जिसकी आप ट्रांसलेशन करेंगे। हम फिर उसके बाद आते हैं जी इस्लामियात के अंदर। इस्लामियात का सिलेबस है कि इस्लाम के मीनिंग क्या हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स एंड ह्यूमैनिटी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, फंडामेंटल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम।
सोर्सेज ऑफ शरिया, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। अब ये जो जनाब जितने ये कंटेंट है ना, ये कंटेंट आपने 6th क्लास से पढ़े हुए थे, पढ़ते रहे थे और ग्रेजुएशन तक पढ़ते रहे होंगे। इसकी एक आध दफ़ा भी अगर रिवीजन कर लें तो बड़ी आसानी होगी। मैं आपको एक बड़ा अच्छा मशवरा ये देना चाहता हूँ कि आपको आपके घर में कोई बच्चा या स्टूडेंट हो जो 9th 8th 10th क्लास के अगर बच्चों की कोई भी किताब उठा के पढ़ लें तो उसमें आपके ये सारे कंटेंट पूरे होते हैं। जो इसकी सजेस्टेड रीडिंग्स हैं वो तो एफपीएससी की इतनी ज़्यादा होती है कि आप वो सारी की सारी नहीं पढ़ सकते। इसमें जो सबसे अच्छी किताब है वो इस्लामी निज़ाम हयात खुर्शीद अहमद है। कोशिश कीजिएगा सिलेबस अपने सामने रख लीजिएगा ताकि आपको तैयारी करने में आसानी रहे। पेपर 4 में हम पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है। पाकिस्तान अफेयर्स का जी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान डेफिनेशन एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, पाकिस्तान मूवमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिंस 1947, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, एजुकेशन एंड हेल्थ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। फिफ्थ कंटेंट है ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, लैंड, पीपल, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग एंड नेचुरल डिजास्टर्स, लैंग्वेजेस, एथनिसिटी इन पाकिस्तान, रूरल एंड अर्बन टेंशंस। नंबर 6 है जी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। अब जो ये जनाब जितने कंटेंट हैं ये कंटेंट भी आपने पहले से पढ़े होंगे लेकिन अब आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी या चीज़ें भूल चुकी होंगी, तो आपने जनाब इसका जो कंटेंट है पाकिस्तान अफेयर्स का वो आप टॉपिक वाइज गूगल से सर्च करके यूट्यूब से सर्च करके भी तैयार कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा। हसन अस्करी के नोट्स अगर आप गूगल पे लिखेंगे पाकिस्तान अफेयर्स के तो वो भी डाउनलोड हो जाएँगे। एक बहुत अच्छी किताब है ओ लेवल्स की जो पाकिस्तान स्टडीज़ के नाम से है, उसमें ये तमाम के तमाम कंटेंट आपके पास क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं जी करंट अफेयर्स के। पेपर 5 पाकिस्तान रिलेशन विद इट्स नेबर्स अफगानिस्तान, ईरान एंड चाइना एंड इंडिया, पाकिस्तान रिलेशंस विद मुस्लिम वर्ल्ड, Pakistan's relations with the United States, Russia, United Kingdom and European Union, Pakistan relations with Central Asians, ASEAN, African countries, Pakistan's roles in regional and international organization, WTO and GSP plus issues in Pakistan politics. ये सारी चीज़ें आपको जी नेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो अपने अपने मिजाज के मुताबिक आपको ये मिल जाएंगी। आपने इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, आपने पाकिस्तान अफेयर्स हो गया और करंट अफेयर्स हो गया और इस्लामियात होगी। इसके नोट्स आपने बनाने हैं जी 30 से 35 सफ़ों के नोट्स बनाने हैं और आपने कीवर्ड्स में चीज़ें लिखनी है। उन कीवर्ड्स में चीज़ों को बस आपने दोहराते जाना है। आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आखिरी जो इसका पेपर है पेपर 6 100 स्कोर का उसके बाद आपसे बात करता हूँ। ये जी स्पेशलाइज्ड पेपर फॉर ऑफिस मैनेजमेंट 1, इसमें रूल्स ऑफ बिजनेस एंड 73 20 मार्क्स की, सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस एंड ऑफिस प्रोसीजर 20 मार्क्स का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 20 मार्क्स की, सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 एंड रूल्स मेड देयर अंडर 20 मार्क्स की, जनरल फ्रेंचर रूल्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 20 मार्क्स की। इसके 5 ये कंटेंट हैं, ये तो आपकी आप ज़रूर किसी न किसी जगह पे सेक्शन ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे होंगे, हो सकता है बहुत से लोगों को आप में से डिप्टी सेक्रेटरी का भी चार्ज मिला हो सकता है डिप्टी डायरेक्टर्स की भी सीट पे काम कर रहे हो। जहाँ भी आप होंगे, आप सुपरवाइज़री लेवल पे हैं, आपको ये चीज़ें आपके पास ज़रूर सामने आती रही होंगी। इसके ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। इसको रूल्स ऑफ बिज़नेस को, सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शंस को, ये बड़ी ड्राई सी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे जैसे रूल्स ऑफ बिज़नेस के 5 रूल आप कर लो और अगले दिन फिर 5 कर लें, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट लगते हैं। कंसिस्टेंसी अगर आप एक दफ़ा डेवलप कर लें, तो आपकी ये मेरा ख़्याल 10 से 15 दिन के अंदर बड़ी आसानी के साथ अगर डेली आप चाय के साथ आधा घंटा दें, थोड़ा-सा आपको ऑफ़िस के अंदर टाइम निकालना पड़ेगा, तो आपकी लिए बड़ी ज़्यादा ये आसानी से तैयार हो जाएँगे। अच्छा जी, अब हम थोड़े से 2021 के पेपर देखो शेयर करता हूँ आपके साथ। तरीका डिस्कस थोड़ा-सा दोबारा कर लेते हैं और तमाम पेपरों पे एक सरसरी सी निगाह डाल लेते हैं। 2021 का मेरे पास जी बीएस 17 का पेपर मौजूद है, एस्से का। ये पेपर मैं एक पीडीएफ फाइल मैंने बना ली है। आपको जिसको चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। वो व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप ये पेपर मँगवा सकते हो। ऐसे में जी हमारे पास आते हैं द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड एंड एड पॉलिसीज ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। पहला ऐसे डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। दूसरा ऐसे जेंडर इक्वलिटी अ स्लोगन और रियलिटी। तीसरा ऐसे नो लेक्सी इज सो रिच एज ऑनेस्टी। फोर्थ ऐसे COVID-19 a challenge for the medical practitioner and government in Pakistan. Number 6 essay if winter comes can spring be far behind। अब ये जो 6 ऐसे हम इससे शुरू करते हैं। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड।
ऐसे एसेस को कोशिश कीजिएगा जब तक आपकी रीडिंग कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ना हो, आप इमेजिनेटिव ना हो, आपको लिखने की आदत बहुत ज़्यादा ना हो, तो ऐसे ऐसे आप अटेम्प्ट ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे का मतलब होता है आ बैल मुझे मार। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक पे ग्रिप हो और आप समझते हो स्टेटमेंट को देख के कि आप एग्जामिनर को कैच कर लोगे और अपना जो ज़ाविया निगाह है, ज़ाविया नज़र वो अच्छी तरह सफ़ाए करतास पे कागज़ पे मुंतकिल कर लोगे, तो ये बड़ा अच्छा ऐसे हो सकता है। ऐसे में ये डिमांड करते हैं कि जी 50, 100 से 2000 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है। लेकिन ऐसे-ऐसे या किसी भी ऐसे के अंदर बहुत दफ़ा देखा है मैंने 6-7 दफ़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए, 7 दफ़ा नहीं बल्कि 6 दफ़ा, और उसमें से सिर्फ़ 1 दफ़ा मेरा ऐसे फ़ेल हुआ, वो किन वजूहात पे हुआ मैं किसी वक़्त फिर आपसे शेयर कर लूँगा। लेकिन कभी भी मेरी लेंथ पूरी नहीं थी और मैंने हमेशा ऐसे पास किया। इसी तरह मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, उनकी भी लेंथ पूरी हुई नहीं, ऐसे पास हुआ। तो लेंथ पूरी करना कोई ऐसे की शर्त नहीं है। अच्छा, अब ये ऐसे टॉपिक को तो मैंने कह दिया कि आपने कोशिश करनी है कि इससे परहेज़ करना है। अब हम इससे ऊपर जाते हैं, कोविड-19 चैलेंज फॉर द मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। अब सपोज़ उस वक़्त ये अखबारों में बहुत चीज़ आती रही होगी। इसमें आपने वो चीज़ तो देनी ही देनी है, जो डाटा है, जो फिगर वर्क है, जो उस दौरान सब कुछ प्रैक्टिकली हुआ। लेकिन इसमें अपना एक आपने ओपिनियन देना होता है। अगर आप अपना ओपिनियन बिल्ड कर लेते हो और आर्गुमेंट्स कर सकते हो, तो गुड ऐसे है। फिर हम आ जाते हैं नो लेगसी सो रिच एज़ ऑनेस्टी, बिल्कुल जैसा 6 नंबर पे आया हुआ था, विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, बिल्कुल उसी तरह का ऐसे है, इससे भी आपने बच के रहना है। फिर आता है जी जेंडर इक्वलिटी स्लोगन रियलिटी, आगे क्वेश्चन मार्क, आपसे एक चीज़ पूछी गई है, आपने एक चीज़ की तरफ जाना है। अगर आप इसको स्लोगन कहते हो तो आपने स्लोगन को प्रूव करना है, अगर आप रियलिटी कहते हो रियलिटी को प्रूव करना है। इस ऐसे स्टेटमेंट में आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, लेकिन बहरहाल एक अच्छा ऐसे है जेंडर इक्वलिटी का, ऐसे इस बार भी आ सकता है। 3-4 टॉपिक मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से आ सकते हैं। डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, जनरल ऐसे है, डेमोक्रेसी का टॉपिक आपने वैसे भी तैयार करना होगा। द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड एंड एड पॉलिसीज ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, ये ग्रेड 17 के पेपर में ऐसे पूछे गए थे। ग्रेड 18 के पेपर में जो ऐसे पूछे गए थे वो, द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सिगरेट शुड बी मेड इलीगल, पार्टिसिपेटिंग इन टीम स्पोर्ट्स हेल्प्स टू डेवलप गुड करेक्टर, बड़ा अच्छा ऐसे है। डाइटिंग मेक्स पीपल फैट, बड़ा मुश्किल है, और आपको फिलोसफिकल, इमेजिनेटिव और फिगरेटिव किस्म के आइडियाज़ यहाँ पे देने पड़ेंगे। कॉलेज स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीट फ्रीडम टू चूज़ देयर ओन कोर्सेज़, अच्छा ऐसे है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, इट इज़ पुअरली मैनेज्ड, अगर आपने इस पे चीज़ें गवर्नेंस के हवाले से तैयार की करें तो ये ऐसे भी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट हो सकता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये ऐसे भी आपका बेहतर तरीके से आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन पेपर आएगा, तो क्वेश्चन पेपर आपने ऐसे का क्वेश्चन पेपर आएगा, आपने इसमें से चूज़ कैसे करना है? आपने चूज़ ज़रूर ऐसे करना है कि आपको जो टॉपिक बेहतर लगे, कि आपको लगे कि इसके मुतल्लिक आपके पास मटेरियल मौजूद है, आपने वो ऐसे चूज़ कर लेना है। फिर आपने आंसर शीट के आखिरी पेज पे जाना है और उस टॉपिक के हवाले से जो भी थॉट आएँगे, थॉट माइंड जो हमारा ब्रेन देता है, वो रैंडम थॉट देता है। जो भी रैंडम थॉट आएँगे वो आपने कीवर्ड्स में लिख लेने हैं। फिर उसके बाद आपने उन कीवर्ड्स में से जो रैंडम थॉट है, आपने उन्हें वहीं लिखे रहना है और वहीं से आपने अपनी आउटलाइन क्रिएट करनी है, और आउटलाइन इंट्रोडक्शन से क्रिएट होगी, फिर मेन बॉडी आएगी, फिर मेन जो बॉडी के आउटलाइन है, वो लिखे जाएँगे और फिर उसके बाद कन्क्लूजन आएगा। एसे के अंदर किसी किस्म की हेडिंग नहीं होगी, एसे की टोन सिंपल होगी, एसे के अंदर फर्स्ट पर्सन यूज़ ना कीजिएगा, ज़्यादा पैसिवाइज़ इस्तेमाल होगा बेशतर, और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज की बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने जितना सिंपल हो उतना ज़्यादा आपने इसको लिखना है। इसकी तैयारी आपने कैसे करनी है? आपने कम से कम जी 5 से 10 एसेस की प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस आप पीएमएस के पेपर से भी कर सकते हो, सोप के पेपर से भी कर सकते हो, इसमें से भी कोई ऐसे उठा सकते हो और खुद से लिखने की कोशिश करनी है। पहले मटेरियल ले लेना है आपने, और लेकिन लिखना ऐसे खुद है। आप इस हवाले से हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप एसे की और प्रेसे की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब आते हैं जी हम प्रेसी की तरफ। प्रेसी का पेपर 100 स्कोर का पेपर है, 20 स्कोर की प्रेसी आती है। मेक ए प्रेसी ऑफ द गिवन टेक्स्ट बाय कैप्चरिंग द जिस्ट ऑफ द आइडियाज एंड सजेस्ट टू सुटेबल टाइटल। वर्क प्लेस एथिक्स के हवाले से ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है।
1, 2, 3, 4, 5 आपको जो प्रेसी के लिए टेक्स्ट दिया हुआ है वो 5 पैराग्राफ पे है। प्रेसी का जो भी टेक्स्ट आपको 10 पैराग्राफ पे भी हो, आपने अपनी जो प्रेसी बनानी है वो आपने 1 पैराग्राफ में बनानी है। अगर थीम चेंज नहीं हो रहा, थीम यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। सबसे पहले इसका टाइटल लिखना है, टाइटल जितना शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। टाइटल के अंदर जो प्रीपोज़िशंस आएगी उसका लेटर छोटा आएगा, जो पूरा वर्ड होगा उसका लेटर बड़ा आएगा और फिर टोटल गिवन वर्ड्स, रिक्वायर्ड वर्ड्स और माय वर्ड्स ये आपने ज़रूर करना है प्रेज़ेंटेशन के लिए। जिस तरह आप बचपन के अंदर मार्कर और हाइलाइटर वगैरह यूज़ करते थे या जिसे हम मोटा मार्कर कहते हैं, उसी तरह का आपने हेवी मार्कर ब्लू, ब्लैक रखने हैं, अच्छी प्रेज़ेंटेशन देनी है। फिर जी हम आ जाते हैं रीड द पैसेज आंसर द कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन दैट फॉलो इट। कम्प्रीहेंशन का एक पैसेज दिया हुआ है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंटरमीडिएट लेवल के जी ये कॉम्प्रीहेंशन आई हुई है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता, कभी-कभी पेपर चेंज भी हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जिस टेंस के अंदर क्वेश्चन होंगे उस टेंस के अंदर आपने जवाब देना है। बाज़ दफ़ा आपको मुख्तलिफ लफ्ज़ों के माने पूछ लेते हैं। वोकैब्युलरी आपने कैसे तैयार करनी है, मैं उसका भी अभी आपके साथ कुछ डिस्कस करता हूँ। फिर जी हम आ जाते हैं आपके ग्रामर पे। ग्रामर के अंदर आपके पास जी उन्होंने आपके पास जी करेक्ट प्रेपोजिशन पूछी है। करेक्ट प्रेपोजिशन में मैं कुछ चीज़ें 1-2 वीडियो शॉर्ट शॉर्ट सी भी कर दूँगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी-सी तवज्जो दें, न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करें, आपको खुद ब खुद भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे देयर इज़ सच अ क्राउड यू वुडंट फाइंड योर फ्रेंड ब्लैंक ऑल द पीपल बिटवीन फ्रॉम अमंग, यानी बिटवीन आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए, अमंग आना चाहिए। देयर इज़ देयर इज सच अ क्राउड यू वुडंट फाइंड योर फ्रेंड अमंग ऑल द पीपल। अमंग दो या दो से ज़्यादा के लिए, बिटवीन दो के दरमियान और फ्रॉम जिस वक़्त एक कलेक्शन होगी तो यहाँ पे अमंग आना चाहिए। फिर वी वेक अप वेरी अर्ली, ऑन टाइम या इन टाइम। ऑन टाइम ये होता है कि अगर 12 बजे का टाइम है तो ऑन आएगा, अगर इन टाइम का मतलब है तो 1-2 मिनट ऊपर, मतलब 12 से पहले अगर होगा तो इन टाइम होगा, 12 बिल्कुल पूरे एग्ज़ैक्ट 12 बजे होगा तो ऑन टाइम होगा। अ, फिर जी उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। व्हिच कहाँ आता है, हू कहाँ आता है, ये वैसे छोटे जो बच्चों की ग्रामर है उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी। कोशिश ये कीजिएगा जितनी आसान किताब हो उतनी ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आप ये इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो देख सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा इस हवाले से कोई चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद फ्रेज़ल वर्ब हैं, फ्रेज़ल वर्ब के लिए भी आप अ, इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। मेरे भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो फ्रेज़ल वर्ब जिसमें मैंने दिए हुए हैं। मैं एक वीडियो है सोप की, वो उसका लिंक शेयर करता हूँ, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है जो आपके काम आ सकता है। फिर जी रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद पॉजिटिव कॉनोटेशन सिनोनिम्स। फिर जी जनाब उसके बाद आपके पास ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। 12 स्कोर का क्वेश्चन है। दुनिया भर की लाइब्रेरी की इब्तिदा इराक से हुई, जहाँ कागज़ की इजाज़त से पहले लकड़ी की गीली तख्तियों पर इबारत लिखकर खुश्क करके महफूज कर लिया जाता था। ऐसी तख्तियाँ बरामद होती हैं। लिखने के मवाद को इकट्ठा करने का पहला तरीका यही था जो पहली लाइब्रेरी कहलाता था। कागज़ का मौजूद चीन है जिसने दुनिया भर से पहले कागज़ पर लिखने का आगाज़ किया। देखें जी, प्रेसी में आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको वैल्यूएशन करनी है, करवानी है किसी से। कम से कम आपने 10 ऐसे लिखने हैं। अगर आप 10 नहीं लिखना चाहते तो 5 ज़रूर लिखिएगा। और 50 कम से कम आपने प्रेसेस करनी है और 50 ही आपने ट्रांसलेशन करनी है। ऐसे ऐसे और प्रेसी अगर आपकी पास हो जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो समझ लीजिए कि 80-90% आपका काम आसान हो जाता है। और अगर ये फ़ेल होती हैं ज़्यादातर स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर, ये 2 पेपर एसे और प्रेज़ेंट कंपोज़िशन। इसी तरह जो आपने ट्रांसलेशन है वो कम से कम आपने 20 ट्रांसलेशंस की इवैल्यूएशन करानी है। अब इवैल्यूएशन के लिए आप कोई भी किसी भी स्कूल लेवल के भी अगर कोई अच्छा टीचर है तो उससे उससे भी मदद ले सकते हैं।
अगर आपका कोई सीनियर कोलीग है वो ये काम कर सकता है तो आप उसकी मदद भी ले सकते हैं। आप मेरे से भी इस हवाले से राब्ता कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ़ प्रेस-सी लिखनी है और प्रेस-सी भेजनी है और मैं प्रेस-सी आपकी इवैल्यूएट करके भेज सकता हूँ या किसी से भी आप करवा सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं आपको बड़ी सिंसियर एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपने लिखने की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज़ भी करनी है ताकि आपकी राइटिंग स्पीड में इज़ाफ़ा हो, क्योंकि बहुत अरसा हो चुका है कि आप एज से एकेडमिक साइकिल से बाहर निकले हुए हैं और ऑफ़िस के अंदर आप काम करते हैं और सुपरवाइज़री काम करते हैं, एक रूटीन का काम होता है, जिसकी वजह से आप इससे बिल्कुल हटे होंगे और बहुत सी चीज़ें आपके लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो जाएँगी अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस तो वैसे बाकी स्टूडेंट्स को भी करनी चाहिए, लेकिन आपका क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ़ासला आ चुका है। तो इन 2 पेपर्स की तो मैंने आपको तरीकाकार बता दिया, बाकी पेपर्स की आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसकी तैयारी आपने खुद ही करनी है और खुद ही करना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें आपका टाइम भी सेव होगा। हम करंट अफ़ेयर्स के बीएस 18 के पेपर्स देखते हैं और बीएस 17 के भी तकरीबन मिलते-जुलते हैं। बीएस 18 के पेपर में हम क्वेश्चंस आपको इन्होंने 8 दिए हुए हैं, एमसीक्यूज़ आपके पास नहीं आते। आपने जो क्वेश्चन है इसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। 5 अटेम्प्ट क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन की जो लेंथ है वो 2.5 से 3 पेपर्स की होनी चाहिए। आपने ये ऐसे अगर आप फेडरल बोर्ड में पढ़े हों या पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ें, पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के तहत पढ़ें और हम में से ज़्यादातर लोग ऐसी ऐसी जगहों से पढ़े हुए होते हैं, तो हमें अच्छी तरह इल्म होता है कि हमने जो इन क्वेश्चंस की वो लेंथ बढ़ानी है, तो यहाँ पे भी यही तरीक़ाकार है कि आपने लेंथ बढ़ानी है, हेडिंग्स देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। प्रेसी और एसे के अलावा आपकी ग्रामर या आपकी इंग्लिश चेक नहीं होती अनटिल अनलेस आप बहुत फैटल किस्म की मिस्टेक्स करें या बहुत छोटे-छोटे स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स करें। अदरवाइज़ आपकी अंग्रेज़ी एग्ज़ामिनर का भी मकसद नहीं होता और आपने उस हवाले से परेशान नहीं होना, लेकिन आपने उसकी लेंथ पूरी करनी है, कंसेप्चुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपने हेडिंग्स डालनी है, इंट्रोडक्शन डालना है, कंक्लूजन की हेडिंग डालनी है और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। The US and NATO forces are leaving Afghanistan. What are its implications for Pakistan after withdrawal and how it will affect Pak-Afghan relations? Implications को वैसे बाय द वे उर्दू में क्या कहते हैं? आजकल ये बड़ा मसला हो रहा है। शायद आप लोग तो सीनियर लोग हो, आपके साथ ना हो, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उसे पता ही नहीं इम्प्लीकेशन क्या को उर्दू में कहते हैं मुज़म्मरात, यानी नेगेटिव या क्रिटिकल क्या हो सकता है। अच्छा, ये जो करंट अफ़ेयर्स का अभी पेपर होगा, इसमें भी कोशिश कीजिएगा जनरल क्वेश्चंस हों, वो आपने इसको हल करना है। इसकी तैयारी के लिए मैं जैसे अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो सिलेबस का कंटेंट है, उसे गूगल पे सर्च करके एक जैसे पाकिस्तान-यूएस रिलेशनशिप है, ढेर सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। आजकल हर चीज़ मौजूद है। आजकल प्रेशर उल्टा हो गया है। हमारे वक़्तों में चीज़ें नहीं मिलती थी या हमसे पहले लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी। किताबें ढूँढते हुए, नोट्स लेते हुए, अब आपको अनगिनत किस्म का मटेरियल मिल जाएगा, अनगिनत किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने चूज़ करना है आपके लिए कौन-सी बेहतर है और उसके मुताबिक ही आपने नोट्स बनाने हैं और नोट्स बना के आपने इसकी अच्छी-सी तैयारी करनी है। आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट पेपर है जी हमारे पास ऑफिस स्पेशलाइज्ड पेपर फॉर ओएमजी। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आसान सा पेपर इसका आता है। रूल्स ऑफ बिज़नेस को अच्छी तरह अगर आप छान लेंगे और ये सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शंस को और कॉन्स्टिट्यूशंस को, तो आपके लिए आसान है ये करना। पहले पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन इन व्हिच केसेस कंसल्टेशन विद द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी अंडर द रूल्स ऑफ बिज़नेस, शायद 21 है या अगर रूल आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेली की बेसिस पे करेंगे ना, तो आपको याद होंगे जैसे जो सेक्टर कमेटी का एक रूल है, तो आपको रूल का पता होगा तो आपको आसान होगा। ये जो रूल्स की जो आपने जवाब देने हैं जैसे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और फाइनेंस डिवीजन से कंसल्टेशन कब ज़रूरी है? जब भी कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगी तो हम फाइनेंस डिवीजन से कंसल्ट करेंगे या जब भी एचआर रिलेटेड होगी तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से रिसर्च करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में 20 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 4-4 लाइनें लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट 18-18, 16-16 नंबर मिलेंगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि रूल्स ऑफ बिज़नेस के अंदर आप वो लैंग्वेज लिखें जो रूल्स ऑफ बिज़नेस में लिखी हुई है। बाय द वे वैसे रूल्स ऑफ बिज़नेस की जो लैंग्वेज है वो इंतहाई बोरिंग, पैथेटिक और आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन मजबूरी है, अब तैयारी तो करनी है। हम दफ्तरों में भी तो इस्तेमाल करते हैं रूल्स ऑफ बिज़नेस को। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जी आप बेशक लैंग्वेज में अपने लिखें लेकिन फ्रेज़ोलॉजी या टोन जो हो रूल्स ऑफ बिज़नेस की तरह की हो।
डिफाइन द फॉलोइंग, डिवीजन क्या है, कैबिनेट क्या है, फेडरल सेक्रेटरीट क्या है, ये चीज़ें तो आपको वैसे ही अजबर होंगी। एलेबरेट 5 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रोज़ाना आप अपने टेबल पे करते होगे। ओएम क्या होता है, यूओ लेटर क्या है, मेमोरेंडम सिर्फ क्या है, डीओ लेटर क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आ जाए कोरिजेंडम क्या है, फिर डिफाइन द फॉलोइंग, हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या होता है, सबऑर्डिनेट ऑफिस की क्या तारीफ होती है। राइट ए नोट ऑन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से आया है। शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। फिर क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द फॉलोइंग, परमानेंट पोस्ट क्या है, टेम्परेरी पोस्ट क्या है, एडहॉक अपॉइंटमेंट क्या है। डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। अभी आप गूगल करेंगे, अभी आपको इसकी चीज़ें मिल जाएंगी। बस अब चीज़ें में सेलेक्ट करना और अपने टाइम को बचाना बड़ा ज़रूरी है। इस्लामियत का पेपर देखते हैं जी। 100 स्कोर का BS 18 का पेपर आया है। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना एज वेल एज मुस्लिम स्कॉलरली अप्रोचेस। अच्छा, ये जो इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये हम मेरा ख्याल तीसरी जमात से शुरू करते हैं और फिर हम देते रहते हैं और किसी को भी भाम नहीं होगा कि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ में हमने हर बच्चे बच्चे को याद होगा। पॉइंट आउट एंड एक्सप्लेन द फंडामेंटल बिलीव्स प्रेजेंटेड इन इस्लाम, write a comprehensive note on the outstanding importance of Salah establishment. What are the basic sources of Islamic Sharia? Produce a comprehensive analysis. Write a detailed essay on the Holy Quran and Sunnah as a basic source of Islamic jurisprudence. Write an essay on the prominent features of the economic system of Islam. Explain the concept of jihad in Islam. What is the real philosophy lying in the concept? Introduce the Islamic code of ethics. What is its importance in society? 8 सवाल दिए हैं, 8 में से 5 करने हैं, बिल्कुल लंबा-लंबा लिखना है, जैसे मैट्रिक में लिखते थे या जैसे इंटर में लिखते थे, मार्कर नीले, काले का इस्तेमाल करना है, हेडिंग्स ढेर सारी आपने इसकी देनी है। पाकिस्तान अफेयर्स का जी पेपर बी रवायती पेपर है। एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, अलामा मोहम्मद इकबाल, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पॉलिसीज ऑफ अयूब एंड भुट्टो रजीम्स, इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं कोविड के दौरान फेस करने पड़े, पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, लखनऊ पैक्ट क्या था। In his book Ulma in Pakistan, I.H. Qureshi observes that Maulana Maudud's rejoinder against one nation theory was so logically authoritative, polite, and devastating that it was beyond the capacity of our any supporter of a united nation in to counter, discuss. ऐसा क्वेश्चन जो हो वो कोशिश कीजिएगा जिसके अंदर आपका एक खास ओपिनियन बन रहा हो और बाज़ दफ़ा आपका ओपिनियन एग्जामिनर को लग सकता है कि ये अ, मतलब लेफ्ट और राइट के अंदर वो डिवाइड कर सकता है और फिर नेशनलिज्म पे भी क्वेश्चन उठ सकता है, तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो जनाब, अगर पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर को भी हमने इस्लामियात की देना है, इस्लामियात की तरह देने की कोशिश करनी है, ढेर सारी हेडिंग्स, मार्कर और खुल के आपने लिखना है। अच्छा, अब आपके पास क्योंकि टाइम लिमिटेड है, आपने सबसे पहले तो जी साइकोलॉजिकल है, जो बार है उसको आपने अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश करनी है। 3 से 4 दिनों के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप खुशदिली के साथ करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि आपको ज़िंदगी के अंदर एक मौका मिला है कि आप अपना डेड एंड करियर या आपका जो ख्वाब है एक उस फेडरल के अंदर रहने का या आपके हालात इस चीज़ का तकाज़ा करते हैं, तो आपके पास एक मौका है और इस मौके को गँवाना नहीं चाहिए। तो आपको ये करने में आसानी रहेगी। आपने एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग डेली करनी है, एक 2 से 3 पेजेज़ को लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि कैंडिडेट्स की आप तो फिर भी सीनियर लोग हैं, इवन सीएसएस के जो बच्चे इस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ कंसेप्चुअल स्टडी कराई जाती है, उन्हें लिखने के अंदर राइटिंग स्पीड के अंदर बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो आपने अपनी राइटिंग स्पीड के लिए 2 से ढाई सफ़े लिखने हैं। 2 से टी 3 घंटे आप जैसे अगर लोग थोड़ा-सा सीरियस होके दे लें, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। 2 स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, या तो आप तमाम पेपर्स को साथ-साथ लेके चलें, या फिर एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जो मुझे ज़ाती तौर पे ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि आप रूल्स ऑफ बिज़नेस, सेक्रेटरी रिस्ट्रिक्शंस, जो स्पेशलाइज़्ड पेपर है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, 5 से 7 दिनों में उसको ख़त्म करें। उसके 30 से 35 से ज़्यादा पेजेज़ नहीं होने चाहिए। कीवर्ड्स में, शॉर्ट में, एब्रिविएटेड फॉर्म्स के अंदर वो नोट्स बनाएँ,
उसको आप जब 5 दिनों में या 7 दिनों में तैयार कर लोगे, तो आपका एक साइकोलॉजिकल बर्डन खत्म हो जाएगा कि जी मेरा ये पेपर तैयार हो गया, उसको साइड पे रख दें। इसी तरह आप इस्लामियात 5 से 10 दिनों के अंदर खत्म कर सकते हो, करंट अफेयर्स कर सकते हो। बहुत बेसिक चीज़ पढ़ना, ऐसी चीज़ पढ़ना, ऐसी जगह से पढ़ना जहाँ से आपको आसानी के साथ समझ आए। हर शख्स का मिज़ाज अलग-अलग होता है। मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगा जिसकी डिस्क्रिप्शन में वो नोट्स मौजूद हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि खुद से अगर चीज़ें ढूँढें, तो दरमियान में आपको चीज़ें ऐसी गुज़रते हैं आपके आपके वो सबकॉन्शियस में चली जाती हैं और आपको पेपर में मदद मिल सकती है। आपके घर के अंदर भी बहुत सी किताबें इस हवाले से मौजूद होंगी। अगर आप इस प्लान के मुताबिक तैयारी करते हैं, तो आपको ज़्यादा तैयारी आएगी, तैयारी आसानी होगी कि आपने ये इस्लामियात ख़त्म कर ली 10 दिनों के अंदर या 7 दिनों के अंदर उसे साइड पे रख दिया। साइड पे रखने से मुराद ये है कि आप डेली सिर्फ़ अपने 35 सफ़ों के नोट्स उठाएँगे और उसे रिपीट कर लेंगे। आपने करंट अफ़ेयर्स कर लिया, आप उसे उठाएँगे, आप उसे 7 दिनों में, 10 दिनों में जितने भी आपने टाइम लगाना है, फिर उसके बाद आपने रिवीजन में दिन-रात जाना है। 10 मिनट, 15-20 मिनट सुबह दे दिए, आधा पौना घंटा रात को रिवीजन में दे दिया। अब जो क्रिटिकल पेपर हैं वो एस्से और प्रेज़ेंट कंपोज़िशन है, उसका मैं आपको एक्सटेंसिवली बता चुका हूँ। उसको कोशिश कीजिएगा स्टार्ट से लेके एंड तक उसे लेके चलिएगा। अपना इस हवाले से अपने आप को पहले मेंटली प्रिपेयर रखिएगा कि आपको ये करना है। जिस वक़्त आप मेंटली प्रिपेयर कर देंगे, अपने माइंड को बता देंगे और खुशदिली के साथ आप काम करेंगे, तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। 2-3 चीज़ें ज़िंदगी में ऐड कर लीजिएगा जब तक आपके पेपर हैं, अदरवाइज़ तो वैसे भी करना चाहिए। आप खुराक हल्की लीजिएगा, वॉक वगैरह की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। आधा पौना घंटा अगर आप वॉक करेंगे, तो आपका ब्रेन फ्रेश होगा। उसके बाद आप अच्छे तरीके से अपनी 2 घंटे, डेढ़ घंटे, 3 घंटे पढ़ाई करें, तो आपके ये पेपर क्लियर हो जाएँगे। ये मेरी बड़ी ख़्वाहिश थी कि मैं इस एक सेशन के अंदर ये चीज़ें कंप्लीट कर दूँ। मैंने भरपूर कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्यूरी है या आप बाज़ाब्ता तौर पे इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे दिए गए नंबर पे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, राब्ता कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।